Good morning student. Welcome to Teresa Children Senior Secondary School ऑनलाइन एंड डिजिटल क्लास। पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था उपभोक्ता संतुलन के लिए सीमांत उपयोगिता नियम और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आज का जो हमारा विषय है वो उसी से रिलेटेड है और उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे तटस्थता वक्र विश्लेषण। ठीक है, तटस्थता वक्र विश्लेषण के द्वारा उपयोगिता ह्रास नियम को किस तरीके से, या हम बात करें कि इस नियम को हम कैसे लागू कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारे पुराने मान्यताएं थी उसके हिसाब से ये था कि उपयोगिता को हम गणितीय रूप में माप सकते हैं, लेकिन जो आधुनिक परिभाषा है उसके हिसाब से ये है कि आज जो हमारे पास उपभोक्ता है वो कभी भी जो हमारी उपयोगिता है उसको हम गणितीय रूप में या क्वांटिटी के रूप में उसको हम नहीं माप सकते हैं, क्योंकि हर एक उपयोगिता अपने आप में एक व्यक्ति विशेष की अपनी होती है, अपनी इच्छाओं के हिसाब से होती है। इसलिए उपयोगिता को मापना, वो भी कैलकुलेशन करके या गणित के रूप में या हम कहें क्वांटिटी के रूप में, तो ये संभव नहीं माना जा सकता। इसलिए आज के आधुनिक जो इकोनॉमिक्स्ट हैं उन्होंने इसके लिए एक अलग विधि का अपनाया जिसका नाम था तटस्थता वक्र विश्लेषण। ठीक है, अब इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। कहता है आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथा उन्हें गणनावाचक विश्लेषण को नकारा है। गणनावाचक विश्लेषण कई अव्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित है। जो आज के वैज्ञानिक हैं या आज के जो अर्थशास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि जो हमारी उपयोगिता है वो एक मनुष्य की मनोवैज्ञानिक धारणा है, यानी हर एक मनुष्य के लिए अपनी उपयोगिता अपने आप में एक लिमिटेड या हम कहें कि एक निश्चित मात्रा में है। किसी के लिए वो ज़्यादा और किसी के लिए वो क्या हो सकती है, उसी वस्तु के लिए कम हो सकती है। इसलिए हम उसकी उपयोगिता को मापने में थोड़ा सा असंभव, और जो हमारे पास मान्यताएं हमने पीछे पढ़ी थी उसके का हिसाब से भी देखें तो कई ऐसी मान्यताएं हैं जो वास्तविक जीवन में होना संभव नहीं लगती हैं। इसीलिए इस उपयोगिता को मापने के एक नए तरीके तटस्थता वक्र विश्लेषण के ऊपर चर्चा की जा रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहता है कई अर्थशास्त्री जैसे यूगोन स्लेटिक, स्टिक, वेलफर्ड प्रोटो, जॉन आर हैक्स, आर डी एलन ने बताया कि एक उपभोक्ता उपयोगिता का माप नहीं कर सकता। ठीक है, कहता है कि आज के समय में देखें या पुराने समय में देखें, क्योंकि व्यक्ति के अंदर इतनी कैपेसिटी या इतने बढ़िया गुण नहीं होते हैं कि वो अपनी उपयोगिता को स्वयं माप सके। इसलिए वो चीज़ों में क्या करता है, तुलना करता है। इसीलिए इसको मापना थोड़ा सा क्या हो जाता है, संभव नहीं हो जाता है। ठीक है, कहता है आगे पढ़ते हैं इसमें। कहता है इनके अनुसार उपयोगिता एक वैयक्तिक विचार है तथा इसके मात्रात्मक मापन संभव नहीं है, और एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। कहता है कि जो उपयोगिता होती है वो हर एक मनुष्य के लिए अलग होती है, और इसीलिए हम एक ही तराजू पर या एक ही पैमाने पर या एक ही स्केल के ऊपर हम सबके लिए उस उपयोगिता का माप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की उपयोगिता अपने आप में क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, तब इसके अंदर आगे हम करते हैं। कहता है एक व्यक्ति के लिए किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न होती है, अतः आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उपभोक्ता उपयोगिता का ठीक ठीक मापन नहीं कर सकता। ठीक है, कहता है कि एक व्यक्ति के लिए किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता भिन्न भिन्न समय पर, ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड पर एक ही वस्तु की उपयोगिता क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे आपको भूख लगी है तब आप भोजन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होगा और आप उसको खा करके अपने मन को संतुष्ट करेंगे, आपकी उपयोगिता उस समय अधिक होगी। लेकिन वही भोजन अगर आपका पेट भरा हुआ है, आपसे ज़बरदस्ती खाने के लिए कहा जाए या आपकी इच्छा नहीं है उसके बाद भी आप उसको भोजन को ग्रहण करने के लिए कहा जाए, तो ऐसी स्थिति में उसी भोजन की उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि उपयोगिता का मापन जो है समय के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए हम इसकी क्वांटिटी या क्वालिटी के हिसाब से इसका मापन नहीं कर सकते। ठीक है, कहता है लेकिन उपभोक्ता भिन्न भिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता
के आधार पर भिन्न भिन्न वस्तुओं को कोटि प्रदान कर सकता है। इसमें भिन्न भिन्न संयोगों को क्रम से जमाया जा सकता है। अब ये क्या कह रहा है, आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, इन्होंने क्रमवाचक सिद्धांत को अपनाया। इन्होंने कहा कि एक उपभोक्ता एक समय में जो है अलग अलग वस्तुओं को रैंक दे सकता है। रैंक देने का मतलब क्या हुआ कि जिस वस्तु की आवश्यकता उसको ज़्यादा है उसको वो अधिक रैंक देगा, जिस वस्तु की आवश्यकता उसको कम है उसको वो कम रैंक देगा। इस तरीके से वो अपनी उपयोगिता को उन वस्तुओं में तुलनात्मक रूप से क्या कर सकता है, बांट सकता है, उन्हें रैंक दे सकता है और उस रैंक या कोटि के अकॉर्डिंग जो है उनके बीच में एक संयोग, एक क्रम जमाएगा और उसके बाद वो उसका विश्लेषण कर सकता है। ठीक है, कहता आगे क्रमवाचक विश्लेषण। कहता है कि हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने गणनावाचक विश्लेषण के बारे में पढ़ा था, इसमें हम रैंक दे रहे हैं इसलिए क्रमवाचक विश्लेषण की बात करते हैं। क्रमवाचक विश्लेषण गणनावाचक विश्लेषण की तुलना में कम प्रतिबंधित मान्यताएं मानता है। क्रमवाचक विश्लेषण में इस बात पर ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया जाता है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता का सापेक्ष माप क्या है। इसके अनुसार यही काफ़ी है कि उपभोक्ता को सेव अनार की तुलना में ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करता है। उपयोगिता इसके लिए मात्रा जानना जरूरी नहीं है। यानी क्रमवाचक विश्लेषण के अंदर किसी वस्तु की क्वांटिटी के बारे में हम बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ इतना जानने का प्रयास करते हैं कि एक समय पीरियड के अंदर किसी वस्तु की जो है दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में कौन सी वस्तु उस व्यक्ति विशेष को अधिक प्रिय है या उसको अधिक संतुष्टि प्रदान कर रही है, उस वस्तु को वो अधिक पसंद करेगा और ऐसी स्थिति में उसकी रैंक क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। उसमें क्वालिटी या क्वांटिटी की मात्रा के ऊपर कोई भी बात नहीं की जाती है। ठीक है, अब इस क्रमवाचक विश्लेषण को अगर हमें समझना है तो हमें तटस्थता वक्र को समझना पड़ेगा और तटस्थता वक्र का सबसे पहले तो अर्थ क्या होता है हम उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, कहता है तटस्थता वक्र का अर्थ। क्रमवाचक विश्लेषण तटस्थता वक्रों का उपयोग करता है, अतः इस तटस्थता वक्र को परिभाषित किया जाता है। तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को ग्राफ से समझाया जा सकता है। यानी जो क्रमवाचक विश्लेषण हो, चूँकि उसमें रैंक दिया जाएगा, अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग रैंक दी जाएगी और उस रैंक के हिसाब से एक कर्व, एक वक्र का निर्माण होगा और उस वक्र को हम एक या एक से अधिक वस्तु, दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच के संयोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी क्रम को जब हम कंज्यूमर के परफॉर्मेंस को या हम कंज्यूमर के बिहेवियर को एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, तटस्थता वक्र कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि एक तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के भिन्न भिन्न संयोग बतलाता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। दो वस्तुएं हैं जिनके बीच में हम तुलना या हम रैंकिंग कर रहे हैं, जिनसे संतुष्टि बिल्कुल इक्वल प्राप्त हो रही है। अब उसमें से उसको जो चीज़ ज़्यादा पसंद होगी वो उसको ज़्यादा रैंक दे देगा और जो उसको कम पसंद होगी उसको वो कम रैंक बन देगा और इसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ का क्या होगा, निर्माण। और उस ग्राफ को बनाने से पहले हमें एक टेबल निर्माण करने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब आगे हम देखते हैं। कहता है तटस्थता अनुसूची एवं वक्र। कहता है एक तटस्थता वक्र को बनाने के लिए एक तटस्थता अनुसूची होना चाहिए जिसे x और y भिन्न भिन्न वस्तुओं के भिन्न भिन्न संयोगों को बताता है, जिससे उपभोक्ता तटस्थ रहता है। यानी इसने लिया दो वस्तुओं के बीच में उन्होंने क्या किया, एक रैंकिंग सिस्टम लागू किया और उस रैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वो वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं कि उस व्यक्ति विशेष को एक समय में किन वस्तुओं को लेने से उसकी संतुष्टि की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक है, जबकि दोनों का संतुष्टि लेवल क्या है, बिल्कुल इक्वली काम करता है। जैसा कि आपके बुक में एक वो टेबल दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको तालिका 2.3 में दिखाया हुआ है कि दो वस्तुएं हैं x एंड y।
पहली वस्तु की 1 मात्रा और दूसरी वस्तु की 25 मात्रा लेने पर व्यक्ति को संतुष्टि जो है वो x प्राप्त होती है। दूसरी वस्तु की वो 2 मात्रा ले रहा है और पहली वस्तु की वो 2 मात्रा ले रहा है और दूसरी वस्तु की वो 20 मात्रा ले रहा है, तब भी उसकी संतुष्टि का लेवल सेम ही है। इसी तरीके से तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, इस तरीके से उपभोग करने पर उसको संतुष्टि लेवल हर बार एक ही है। अब उस व्यक्ति विशेष को पसंद करना है कि वो पहली वस्तु की 1 और दूसरी की 25 मात्रा का उपयोग कर रहा है, या वो पहली व्यक्ति के 6 और दूसरे व्यक्ति के 10 वस्तु का उपयोग करके भी वो अपने उपभोग को बढ़ा सकता है। इसलिए संतुलन की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, इसको हम एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आपको बुक में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, x वस्तु और y वस्तु। ठीक है, x वस्तु को x एक्सिस पर और y वस्तु को y एक्सिस पर यूज किया गया है और इसके द्वारा एक ग्राफ का निर्माण किया गया है। देखिए यहाँ पर अगर हम पहले संयोग की बात करें कि 1 पर 25 आता है, 2 पर आपके 20 आ जाता है, 3 पर आपके पास 15 आ जाता है, 4 पे आपके पास लगभग 12 के आसपास, तो इस तरीके से 5-6 तक चल रहा है आपका। ठीक है, तो ये जो एक कर्व तैयार होता है वो इसी को हम क्या बोलते हैं, तटस्थता वक्र कहते हैं। ठीक है, अब एक व्यक्ति के लिए 2 वस्तुओं के बीच में संयोग करने के लिए कई सारे संयोग उसके पास उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए उसमें ग्राफ की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और इसी को हम तटस्थता वक्र मानचित्र कहते हैं। तो अब इसी चीज़ को आगे हम करते हैं। कहता है तटस्थता वक्र मानचित्र के बारे में बात करता है। एक तटस्थता वक्र एक विशेष संतुष्टि के स्तर को बतलाता है और एक चित्र में कई तटस्थता वक्र जो भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तरों को बतलाते हैं एक साथ बनाए जाते हैं, तो हम तटस्थता मानचित्र प्राप्त होता है। सबसे निचला तटस्थता वक्र सबसे कम संतुष्टि के स्तर को बताता है। जैसे जैसे हम ऊंचे तटस्थता वक्र की ओर बढ़ते हैं तो ऊंचे तटस्थता वक्र ऊंचे संतुष्टि स्तर को बताता है। ठीक है, एक जो कर्व होता है एक व्यक्ति के एक ही संतुष्टि स्तर को बताता है। अगर व्यक्ति की संतुष्टि स्तर में परिवर्तन आता है तो उसके तटस्थता वक्र में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन होने लग जाता है। और ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जो है अपनी संतुष्टि को अलग अलग स्तर पर ले जाने पर उसके जो वक्र बनने की यानी जो कर्व बनने की जो उसकी प्रक्रिया होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया हुआ है IC1, IC2, IC3, यानी कि एक व्यक्ति के संतुष्टि लेवल को अलग अलग स्तर पर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे जो सबसे नीचे वाला वक्र है वो आपके सबसे कम संतुष्टि स्तर को बता रहा है, उससे ऊपर वाला उससे अधिक संतुष्टि वक्र को बता रहा है और उससे ऊपर वाला उससे भी अधिक संतुष्टि वक्र को बता रहा है। इस तरीके से एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं में संयोग करके अपने संतुष्टि लेवल को कम या अधिक भी कर सकता है और इसी को हम क्या कहते हैं, तटस्थता वक्र मान चित्र के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको हम गणितीय रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब जब हम इसको गणितीय रूप में लेकर चलते हैं तो हम इसको जो है अलग तरीके से, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। अभी तक के लिए धन्यवाद, आप अपना ध्यान रखिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू। Good morning student, welcome to Teresa Children Senior Secondary School online and digital class. Today topic of economics is consumer equilibrium. पिछली क्लास में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स के अंदर तटस्थता वक्र के बारे में पढ़ा था और उसको हमने ग्राफ के द्वारा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि हमारा उपभोक्ता संतुलन यानी उपयोगिता को मापने का एक तरीका है, जिसको हम अलग अलग संयोगों के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते थे। उसी क्रम को आगे हम बढ़ाते हुए आज जो हमारा तटस्थता वक्र के लिए हमारा जो मेथड है वो है तटस्थता वक्र का गणितीय रूप, यानी कि जो हमारे पास सॉल्यूशन जिसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया था, आज उसको मैथमेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। कहता है आपकी बुक में दिया हुआ है, सांकेतिक रूप में तटस्थता वक्र निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। U मतलब यूटिलिटी, F का मतलब होता है फ्रैक्शन या हम कहें फंक्शन, और x1, x2, x3 डॉट 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 xn इज इक्वल टू k,
ये जो x1 x2 x3 है ये क्वांटिटी या हम कहें किसी प्रोडक्ट के बारे में जो हम यूज कर रहे हैं अपने तटस्थता वक्र को पूरा करने के लिए, अपनी उपयोगिता को पूरा करने के जो है वो एक स्थिरांक है, स्थिर राशि है जो कि हमारे संतुष्टि लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कहता है यदि हमारे विचार में दो वस्तुएं x व y हैं तो तटस्थता वक्र इन दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताएगा जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि देती है। अगर हम एक समय में दो वस्तुओं के ऊपर विचार करते हैं और इन दोनों वस्तुओं के अंदर जो है हमारी यूटिलिटी समान है, तो ऐसी स्थिति में हम x और y दोनों वस्तुओं की कितनी मात्रा अपने उपभोग में या उपयोग में ले रहे हैं जिससे कि हमारी संतुष्टि की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इनका जो संयोग होगा उसी को हम क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट एक्स वाई, यानी कि u जो है हमारी यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और f जो हमारे फलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रिलेशन बता रहा है x और y के बीच में। ठीक है, कहता है यहाँ पर u संतुष्टि के स्तर को क्रमवाचक रूप में बताता है किसी एक विशेष तटस्थता वक्र के लिए u एक स्थिर राशि माना कि u है, तब u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा f ब्रैकेट में x एंड y, यानी कि हमारे पास x और y का क्या संयोग होगा जिसके द्वारा हमारा तटस्थता वक्र आसानी से पूरा कर पाएगा। ठीक है, कहता है u को विभिन्न माप देने पर अलग अलग तटस्थता वक्र प्राप्त होता है, यानी कि अगर हम अपने यूटिलिटी को बढ़ाते या घटाते हैं तो हमारा तटस्थता वक्र भी ऊपर या नीचे हो सकता है। ठीक है, कहता है एक ऊंचा तटस्थता वक्र ज़्यादा उपयोगिता व ज़्यादा संतुष्टि को बताता है, जबकि एक निचला तटस्थता वक्र कम उपयोगिता व कम संतुष्टि को बताता है। यानी कि अगर हम अपनी संतुष्टि को बढ़ाएंगे या हम अपने कहें कि हम किसी चीज़ की उपयोगिता को बढ़ाएंगे तो उसका जो तटस्थता वक्र है वो ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, और अगर हम अपनी उसी वस्तु के लिए अगर हम उसकी उपयोगिता को कम करते हैं तो जो निश्चित हमारा तटस्थता वक्र है उससे हमारा तटस्थता वक्र क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर u जो है हमारा एनी टाइम यहाँ पे दो वस्तुओं का संयोग दिखाया गया है, x लाइन के ऊपर x वस्तु है और y लाइन पर y वस्तु को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब x वस्तु की 1 2 3 4 5 6 हमारे पास चीज़ें हैं और जबकि y के लिए हमारे पास 5 10 15 20 है। अगर हम इनमें तीन कॉम्बिनेशन दिया हुआ है a b एंड c, ये हमारी यूटिलिटी लेवल को बताता है कि अगर हम एक पे रहते हैं, यानी कि जब हम अपनी वस्तु की x वस्तु की एक क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं तो हम b वस्तु की जो यानी y वस्तु है उसकी हम अधिक क्वालिटी यूज करेंगे। वहीं पे अगर हम c वस्तु के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर हम x वस्तु का अधिक उपयोग कर रहे हैं जबकि जो y वस्तु है उसका कम उपयोग कर रहे हैं, यानी कि हमारे संयोग में परिवर्तन आ गया। b पर हम लगभग दोनों की समान क्वांटिटी को उपयोग, अब इसमें u फिर u से ऊपर u2 है और u से नीचे u1 आपको दिखाई दे रहा है। ये u जो है ये हमारी सामान्य उपयोगिता नियम है। अगर हम अपनी उपयोगिता को बढ़ाएंगे तो हमारी यूटिलिटी के कारण हमारा जो तटस्थता वक्र है वो u से खिसक कर u2 पर चला जाएगा। ठीक है, और अगर हम अपनी संतुष्टि लेवल या उपयोगिता को कम करते हैं तो हमारा तटस्थता वक्र कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ खिसक जाएगा, जो इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारे को इसके अंदर इसके संयोगों को दिखाया गया है। यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी हमको इस चीज़ को रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि उपरोक्त चित्र में x तथा y, x वस्तु को x अक्षर पर, y वस्तु को y अक्षर पर दर्शाया गया है। किसी एक तटस्थता वक्र पर x वस्तु और y वस्तु के विभिन्न संयोगों को समान संतुष्टि या समान उपयोगिता को दर्शाया गया है। अब इसमें u1 u2 u3 के नाम से अलग अलग दिया हुआ है जिसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और जो मैंने आपको समझाया है वही चीज़ इसके अंदर आपको लिख कर दिखाया गया है। ठीक है बेटा, अब आगे हम बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर। अब कहता है कि तटस्थता वक्र की जो है हमारी मान्यताएं क्या होती हैं। हर चीज़ को करने के लिए एक मान्यता, एक एजप्शंस का होना हमारे लिए जो, यानी कोई भी सिद्धांत तभी लागू होगा जब
उसके अंदर कुछ मान्यताओं को क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। तो इसी तरीके से तटस्थता वक्र का निर्माण तभी किया जा सकता है या तटस्थता वक्र के द्वारा एक व्यक्ति की उपयोगिता का या संयोगों का के बारे में तभी जाना जा सकता है जब इन मान्यताओं को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं या हम इनके बारे में हमारे को पूर्ण नॉलेज होता है। ठीक है, इसमें पहला कहता है विवेकशीलता। ठीक है, कहता उपभोक्ता को विवेकशील माना जाता है, अर्थात उपभोक्ता के आय स्तर व भिन्न भिन्न वस्तुओं की कीमत के ज्ञात होने पर वह अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है, और ये भी माना जाता है कि उपयोगिता को अधिकतम करने हेतु उसे सभी संबंधित सूचनाओं की पूर्ण जानकारी है। यानी जो पहली मान्यता है कि एक व्यक्ति जो है वो विवेकशील है, यानी कि इंटेलिजेंट है, हर चीज़ में कंपेयर कर सकता है, उसके पास कितनी पैसे हैं, कितनी इनकम है, जिसको खर्च करके वो अपनी उपयोगिता यानी कि अपनी संतुष्टि लेवल को कम या अधिक कर सकता है। वो किस वस्तु पर कितना पैसा खर्च करता है वो उसकी आय पर निर्भर करता है, और वो अपने आय का कितने अच्छे तरीके से उपयोग करके वो अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए उन सभी वस्तुओं के बीच में एक कंपेयरिंग या रैंकिंग सिस्टम का यूज करके, और उस रैंक के द्वारा जिस चीज़ की उसे ज़्यादा आवश्यकता होगी या जिसकी उपयोगिता अधिक होगी उसकी अधिक मात्रा को खरीदेगा या क्रय करेगा, और जिसकी कम उपयोगिता होगी उसकी वो कम मात्रा को क्रय कर सकता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं बेटा, इसी के अंदर सेकंड पॉइंट कहता है उपयोगिता क्रमवाचक है। उपयोगिता के लिए एक रैंकिंग प्रणाली यानी रेटिंग देनी पड़ेगी, हमको रैंक देना पड़ेगा, या हम कहें कि एक तरीके से हम उसको एक टेबुलेशन करेंगे सारणी के अंदर। कहता है ये सत्य माना जाता है कि उपभोक्ता भिन्न भिन्न वस्तुओं के वस्तु समूहों को अपनी पसंद के अनुसार श्रेणीबद्ध कर सकता है, यानी कि वो उसको अपने जीवन में किस वस्तु की कितनी इम्पोर्टेंस है, किस वस्तु से उसकी उपयोगिता अधिक से अधिक है प्राप्त हो रही है, उसको एक रैंक के द्वारा या हम कहें एक रेटिंग के द्वारा 1 2 3 4 5 6 एक क्रम लगाएगा, और उसी के हिसाब से उनके बीच में संयोग प्राप्त करके अपनी इनकम के हिसाब से अपनी उपयोगिता को क्या करेगा, बढ़ा या घटा सकता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट कहता है पसंद संगति युक्त। ठीक है, कहता है उपभोक्ता का व्यवहार संगत युक्त माना जाता, अर्थ है कि यदि उपभोक्ता ए को बी की तुलना में और बी को सी की तुलना में पसंद करता है तो वह ए को सी की तुलना में पसंद करेगा, यानी कि उसके बीच में जो रेटिंग लगा रहा है ए बी सी या हम कहें 1 2 3 4, उनके बीच में जो वो ए बी सी या 1 2 3 4 के बीच में जो रैंकिंग व्यवस्था ला रहा है या हम कहें रेटिंग व्यवस्था या टेबल बना रहा है, वो अपनी पसंद को हमेशा ध्यान रखेगा कि मुझे किस वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदना है और किस वस्तु को वो कम मात्रा में, और उसी हिसाब से वो अपनी रेटिंग को लागू करके अपनी पसंद को और अपनी उपयोगिता को बढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है चौथा पॉइंट, उपभोक्ता की कुल उपयोगिता भिन्न भिन्न वस्तुओं की उपभोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है, कि वो किस वस्तु की कितनी क्वांटिटी यूज कर रहा है, उसके ऊपर भी उसकी जो है उपयोगिता निर्भर करती है। ठीक है, एक वस्तु की बहुत ज़्यादा अगर हम मात्रा का उपभोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में उसकी उपयोगिता धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर हम एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं की क्वांटिटी को यूज करेंगे तो उसकी हमारी उपयोगिता बनी रहेगी। इसको U = फलन F जो है Q1 Q2 Qn के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट कहता है तटस्थता वक्र विश्लेषण में प्रतिस्थापन की सीमांत दर को घटती हुई माना जाता है, और इसी मान्यता के आधार पर तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। तटस्थता वक्र का ढाल प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अब आगे हम इसमें सीमांत दर के बारे में भी बात करेंगे कि हमारा जो तटस्थता वक्र है वो हमेशा कॉन्वेक्स क्यों होता है, उसका जो है गहराई लिए हुए यानी कि y से x की तरफ झुका हुआ क्यों दिखाई देता है, वो सीधा क्यों नहीं होता है, या हम कहें कि स्ट्रेट बिल्कुल पैरेलल या इस तरीके से तटस्थता वक्र क्यों नहीं तैयार होता है।
इस चीज़ की बातें जो है वो कहीं ना कहीं तटस्थता वक्र के सीमांत दर पर निर्भर करती है, और यही सीमांत दर जो है वो तटस्थता वक्र को निर्धारित करने का काम करता है। ठीक है बेटा, अब हम इसके अंदर अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आगे आज आप इतना तक पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रतिस्थापन की सीमांत दर को या मार्जिनल रेट ऑफ जो है सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब अपना ध्यान रखिए, और फिर भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो प्लीज़ मुझसे संपर्क करके इस टॉपिक पर आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टेरेसा चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन एंड डिजिटल क्लास। टुडे टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12th इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता संतुलन के अंदर जो है तटस्थता वक्र के बारे में जाना था, और तटस्थता वक्र के द्वारा हमने ये पता करने का प्रयास किया था कि एक उपभोक्ता का संतुलन किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब उसी क्रम के अंदर जब हमने तटस्थता वक्र को पढ़ा तो अब हमने पाया उसका गणितीय रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा कि समसीमांत उपभोक्ता नियम जो है उसके द्वारा ही एक उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने पर कितना पैसा, या हम कहें उसकी यूटिलिटी कितनी होती है, उसके ऊपर वो खर्च करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसके अंदर आगे देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर हम बात करते हैं। कहता है y वस्तु के लिए x वस्तु की प्रतिस्थापन की अतिरिक्त सीमांत दर y वस्तु की वह मात्रा है जो x वस्तु के प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागी जाती है ताकि कुल संतुष्टि का स्तर समान रहे। यानी दो वस्तुओं के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर एक चीज़ आपके पास आएगा कि जब आपको एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु का उपभोग करना होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर जितनी मात्रा हम एक वस्तु के उपभोग के लिए दूसरी का त्याग करेंगे या छोड़ेंगे वो हमारी क्या होगी, सीमांत दर के बराबर होगी। ठीक है, जैसा कि आपको तालिका 2.4 के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। देखेंगे हम इसके अंदर तालिका के अंदर कहता है आपको एक टेबल दिया हुआ है। टेबल के अंदर हम बात करते हैं, इसमें दो वस्तुएं हैं x एंड y। कहता है x की 1, 2, 3, 4 क्वांटिटी है और y की हमारे पास 25, 20, 18 एंड 17, और दोनों से हमारी जो मार्जिनल रेट है वो मार्जिनल रेट एक जैसी है। मार्जिनल रेट इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मीन्स एक वस्तु के बदले में कितनी वस्तु का हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं उसके लिए डेल्टा, यानी एक छोटी क्वांटिटी के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए डेल्टा का यूज किया जाता है। ठीक है, अब डेल्टा वाई जो है, अब इनमें जैसे हमने पहली वस्तु के लिए दूसरी वस्तु का हम अगर x की 1 और y की 25 वस्तुओं का कर रहे हैं तो हमारी मार्जिनल रेट बिल्कुल इक्वल रहती है। लेकिन जैसे ही हम x वस्तु की दूसरी मात्रा को क्वांटिटी को लेते हैं तब हम देखते हैं कि हमें y वस्तु की 5 मात्रा कम करके यानी कि 20 के ऊपर उसको ले जाना पड़ता है। ठीक है, यानी इनके लिए हमारे पास मार्जिनल रेट क्या हो जाएगी कि 5:1 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम तीसरी वस्तु पर चलते हैं तो हम जैसे x की थर्ड वस्तु को यूज में लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम y की 2 यूनिट को कम करेंगे यानी 2:1। फिर इसी तरह फोर्थ के लिए हम बात करेंगे तो फोर्थ में 7 और 1 के लिए काम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1:1 के ऊपर आपके पास रेशियो दिखाई देगा। ठीक है, अब कहता है इन्हीं मार्जिनल रेट्स के कारण हमारा तटस्थता वक्र जो है वो हमेशा बाएं से दाएं की ओर दिखाई देता है और वो ऊपर से नीचे बाएं से दाएं कॉन्वेक्स होता हुआ दिखाई देता है, उन्नतोदर होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, कहता है अतः तटस्थता वक्र की बाएं से दाएं पर ओर चलने पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती है और प्रतिस्थापन की सीमांत दर के घटने से ही तटस्थता वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है। उन्नतोदर होने का मतलब है कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, जिस तरीके से आपको डायग्राम में दिखाया गया है हमेशा एक तटस्थता वक्र इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाई देता है, वो कभी भी पैरेलल या लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर नहीं होता। हमेशा कोई भी डायग्राम आएगा जो हमारा तटस्थता वक्र होगा वो ऊपर से नीचे आईसी के अंदर हमको दिखाई देगा और वो कॉन्वेक्स होता हुआ दिखाई देगा। ओके,
अब हम इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे तटस्थता वक्र की विशेषताएं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा तटस्थता वक्र की विशेषताएं। इसमें हमारे पास अलग अलग है कि एक तटस्थता वक्र से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है, हम उससे हम क्या क्या समझ सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, कहता है तटस्थता वक्र की विशेषताओं में सबसे पहला आता है तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ये बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। इस कारण यह है कि अगर उपभोक्ता की समान संतुष्टि के स्तर पर रहना है तो किसी एक वस्तु की मात्रा घटाने पर ही वह अन्य वस्तुओं का उपभोग को बढ़ा सकता है। तटस्थता वक्र न क्षैतिज सरल न ही लंबवत सरल रेखा या तटस्थता वक्र कभी भी धनात्मक नहीं होता है। यानी कि हमारे पास जो तटस्थता वक्र होता है ऊपर से नीचे कॉन्वेक्स होता हुआ दिखाई देता है, और इस कॉन्वेक्स के कारण इसके अंदर हमेशा क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है। ये कभी भी पैरेलल या परपेंडिकुलर आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में पिछले डायग्राम में दिखाया था कि तटस्थता वक्र इसी तरीके से दिखाई देगा, ऊपर से नीचे ऋणात्मक की स्थिति में आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है सेकंड, वो है हमारे पास कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है, यानी कि कॉन्वेक्स होता है। कहता है तटस्थता वक्र की यह विशेषता घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण। हमने देखा पिछले हमने प्रतिस्थापन की सीमांत दर पढ़ी थी, उसमें हमने पाया कि हर एक वस्तु के बाद व्यक्ति की सीमांत उपभोक्ता जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए हमारा जो कर्व है वो ऊपर से नीचे जो है दिखाई देगा और वो कॉन्वेक्स होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आएगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। एक जो है आईसी यानी कि तटस्थता वक्र जो है वो कभी भी एक दूसरे से, अगर व्यक्ति की जो है उपभोक्ता की जो है संतुष्टि स्तर में बदलाव आता है, एक अगर संतुष्टि स्तर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है, अगर किसी व्यक्ति का संतुष्टि स्तर ऊपर जाएगा तो उसका जो तटस्थता वक्र है वो ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, और अगर उसका संतुष्टि स्तर नीचे चला जाएगा तो तटस्थता वक्र कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। यानी कि कभी भी एक तटस्थता वक्र दूसरे तटस्थता वक्र के जो है को क्रॉस या कट नहीं करता है। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको पूरी डिटेल दे रही है जिसको आप पढ़ करके अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बजट रेखा। कहता है बजट रेखा क्या होती है, बजट रेखा के बारे में बात करते हैं। कहता है तटस्थता वक्र की जानकारी से उपभोक्ता यह निश्चित नहीं कर सकता है कि उससे विभिन्न वस्तुओं की कितनी मात्रा का उपभोग करना है। करनी चाहिए। उपभोक्ता को इस बारे में निर्णय लेने के लिए इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसे कितनी आय को भिन्न भिन्न वस्तुओं पर खर्च करना और वस्तुओं की प्रति इकाई कीमत क्या है। यानी कि एक तटस्थता वक्र कभी भी व्यक्ति के इनकम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, या उसके द्वारा कितनी मात्रा किसी चीज़ की यूज करनी है उसको नहीं रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए हमें एक बजट रेखा की ज़रूरत पड़ती है, बजट के बारे में होती है। ठीक है, कहता है उपभोक्ता को इस बारे में निर्णय लेने के लिए इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसे कितनी आय को भिन्न भिन्न वस्तुओं पर खर्च करना है और वस्तुओं की प्रति इकाई कीमत क्या है। यानी कि सबसे पहले तो एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है, उसकी इनकम कितनी है, और उस पैसे को कितने लोगों के ऊपर कितनी मात्रा में खर्च करना है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर हमारा बजट जो है वो निर्भर करता है। ठीक है, कहता है अगर बाज़ार में n वस्तु है और इनकी कीमत P है तो P1, P2, P3 या Pn के लिए हमारे पास जो है m पैसा जो है उपभोक्ता की आय m है, तो बजट समीकरण इस तरीके से बनेगा कि m इज इक्वल टू, m का मतलब यहाँ पे आय से है जिसको हम मनी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्वांटिटी यानी वस्तु की मात्रा इनटू प्राइस करेंगे तो, और सभी वस्तुओं की मात्रा और प्राइस को प्लस करेंगे तो वो हमारी आय के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी m इज इक्वल टू P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3, इस तरीके से आपके पास हो जाएगा। और इस तरीके से Pn
एक्स एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर P1 P2 P3 Pn जो है वस्तु की कीमत यानी प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, x1 x2 x3 जो है, और xn जो है वो वस्तु की मात्रा के बारे में बात करता है जिसका उपभोक्ता उपभोग कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के समीकरण से जो होता है, इन दोनों का जो एडिशन होता है वो हमारी इनकम के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है बेटा, आगे हम देखते हैं। कहते हैं बजट रेखा का ग्राफ बनने हेतु हमें दो वस्तुएं x और y लेते हैं जिसकी प्रत्येक इकाई कीमत px और py से दी जाती है, तो बजट समीकरण या बजट रेखा निम्न अनुसार दी हो जाती है। यानी कि दो वस्तुओं के अंदर हमारे मिनिमम दो वस्तुओं को परचेज करने पर ही हमारी बजट रेखा का निर्माण हो पाता है। यहाँ पर m = x px और y py के रूप में हमने इसमें दिया। इसमें हमारे पास बजट रेखा हमेशा ऊपर से नीचे के ऊपर एक सरल रेखा के अंदर दिखाई देगी। ठीक है, जो हमारे पास इनकम होगी, हम सरल रेखा के अंदर जो अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, वाई लाइन पर वाई वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स लाइन पर एक्स वस्तु को। ये जो लिखा हुआ प्राप्त संयोग और अप्राप्त संयोग, प्राप्त संयोग मतलब कि इस प्राप्त संयोग का मतलब यहाँ पर है कि हमारे पास इतनी इनकम है कि हम इन सभी वस्तुओं को इस मात्रा में यहाँ पर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम बजट रेखा से ऊपर जाते हैं तब हम उन वस्तुओं को कभी भी खरीद नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति की जो इनकम है उसी के हिसाब से वो वस्तुओं को परचेज कर सकता है, खरीद सकता है और अपने उपभोग में ले सकता है। ठीक है, कहता है देखो रेखा चित्र 2.9 में वस्तु x को x एक्स पर तथा y को y एक्स पर दर्शाया गया। अब ये मानने कि उपभोक्ता की आय m 80 रुपये और x वस्तु की कीमत p x 2 रुपये प्रति इकाई है और y वस्तु की कीमत py 1 रुपीज़ है, तो प्रति इकाई अगर उपभोक्ता अपना संपूर्ण आय 80 रुपये x वस्तु पर खर्च करता है तो वो वस्तु की 40 इकाइयों को क्रय करेगा, क्योंकि एक वस्तु की कीमत जो है x वस्तु की कीमत है 2 रुपया प्रति इकाई यानी पर यूनिट, और चूंकि उसके पास वो पैसा सारा का सारा x वस्तु पे खर्च करता है, तब ऐसी स्थिति के अंदर वो उसकी अधिक से अधिक 40 मात्रा को क्या कर सकता है, 40 यूनिट को खरीद सकता है। ठीक है, कहता है यहाँ पर x का मान 40 होगा और अगर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय y वस्तु पर खर्च करेगा तो वो y वस्तु की 80 इकाई, क्योंकि 1 × 80 करने पर 80 यूनिट को क्या कर सकता है या 80 इकाई को खरीद सकता है। अतः कीमत रेखा दो वस्तु के उन विभिन्न संयोगों को बतलाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमांत आय वह दोनों वस्तुओं की कीमत को दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। यानी कि कीमत या बजट रेखा हमारी कम से कम दो वस्तुओं के बीच में हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे पास जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग हम कितना इनकम खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है बेटा, अब जैसा कि चित्र कहता आगे देखते हैं। चित्र 2.11 में ए बिंदु व बी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा बजट रेखा कहलाती है। जैसा कि हमने यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखा, यहाँ पे 2 पॉइंट है ए और यहाँ नीचे आपको बी। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है एस टी, ये हमारी क्या कहलाती है, जो ए बी लाइन है वो हमारी बजट रेखा कहलाती है। जो बजट रेखा के नीचे है उस संयोगों को हम प्राप्त कर सकते हैं और जो बजट रेखा के ऊपर है उन संयोगों को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब कहता है ए बी बजट रेखा पर खींचे गए बिंदुओं पर ही उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च होती है। बजट रेखा का ढाल निम्न प्रकार से होता है, यानी कि जब हम वस्तुओं पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो उस पैसे को वो कहाँ खर्च कर सकता है, वो निश्चित मात्रा में खर्च कर सकता है और इन दोनों वस्तुओं पर ही वो अपनी इनकम को खर्च करेगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब कहता है m = xp और yp। आपको देखा यानी y = m - xp या y = m/px - px/py और x इंटू में हो जाएगा। ठीक है, कहता है यदि इस समीकरण की तुलना सरल रेखा के सामान्य समीकरण y = mx + c से करते हैं तो जहाँ पर m ढाल को तथा c जो है y अक्ष पर अंतःखंड को दर्शाता है। कह रहा है यहाँ पर आपका कि अगर हमारे पास प्राइस और दो वस्तुओं की प्राइस और उनकी क्वांटिटी की मात्रा को जोड़ने पर वो हमेशा इनकम को क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, तो ये कहता है इस तरीके से m बराबर क्या आएगा, px/py
पी वाई के बराबर होगा। ठीक है, अतः बजट रेखा का ढाल कीमत अनुपात के बराबर है। हमेशा बजट रेखा जो होती है वो वस्तु की कीमत के अकॉर्डिंग निर्धारित होती है और उसी के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज उपभोक्ता का संतुलन। अब क्या होता है, जब हमारे पास बजट भी है और हमारे पास तटस्थता वक्र रेखा भी है तो उन दोनों से हमारे उपभोक्ता संतुलन का निर्माण होता है। ठीक है, कहता है उपभोक्ता उस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा जहां वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है, और तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन के लिए निम्न दो शर्तें होती है। यानी कोई भी उपभोक्ता जिसको अपने पास अपनी इनकम खर्च करके और वस्तुओं को परचेज करना है, खरीदना है, उन वस्तुओं के बीच में एक संबंध दिखाई देगा जो हमेशा ही उपभोक्ता संतुलन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब कहता है फर्स्ट पॉइंट, कहता है उपभोक्ता संतुलन के जो निम्न दो शर्तें हैं उसकी हम बात करते हैं। उसमें फर्स्ट जो आता है वह आता है उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर बजट रेखा एक तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है और ये अधिकतम संतुष्टि बिंदु होता है। कहता है यानी कि एक उपभोक्ता कहाँ पर सबसे ज़्यादा संतुष्ट होगा, जहाँ पर उसकी बजट रेखा यानी जिसके द्वारा वो पैसा खर्च कर रहा है वो तटस्थता वक्र बिंदु को टच करेगा। वो पॉइंट जो है वो हमारा क्या कहलाएगा कि बजट रेखा को संतुलित करने वाला या एक व्यक्ति की संतुष्टि लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दो वस्तुओं को की बात की जा रही है। यहाँ पे आपको दो वस्तुएं हैं, एक्स वाई लाइन पे वाई वस्तु और एक्स लाइन पे एक्स वस्तु। इसमें तीन कर्व तटस्थता वक्र दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले IC1, IC2 एंड IC3। अब IC1 जो है वो बजट रेखा के नीचे दिखाई दे रहा है और IC3 जो है वो बजट रेखा के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो IC2 है उस पर P पॉइंट पर हमारी दोनों वस्तुओं का संयोग दिखाई दे रहा है, जहां बजट एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इस तरीके से बजट रेखा जो है वहां पर व्यक्ति अपने संतुलन की स्थिति को पा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कहता है सेकंड नंबर पॉइंट कहता है उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु है जहां पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत अनुपात के बराबर होता है। यानी कि एक व्यक्ति M जो होता है हमेशा उपभोक्ता का संतुलन वहाँ पे होगा जहाँ पर जो उसकी मैक्सिमम या मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल रेट जो होता है वो उसके प्राइस, दोनों वस्तुओं की प्राइस के अनुपात में होता है। यानी कि MRS = PX/PY। ये उपभोक्ता संतुलन की आवश्यक शर्त है। इसके बिना जो है कभी भी उपभोक्ता के बीच में संतुलन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कहता है थर्ड पॉइंट है उपभोक्ता के संतुलन की तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि संतुलन के बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती हुई होनी चाहिए, अर्थात तटस्थता वक्र मूल बिंदु के न तो दूर होने चाहिए। यानी कि उपभोक्ता का संतुलन तभी होगा जो बजट रेखा है वो तो सीधी हो और हमारी जो तटस्थता वक्र जो है वो हमेशा आपके क्या रहेगा, कर्व लिया हुआ रहेगा, ऊपर से नीचे रहेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स दिखाई देगा। ठीक है, अब कहता है उपभोक्ता के संतुलन का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। ये डायग्राम आपको यहाँ पे मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, उसके अकॉर्डिंग हम इसको संतुलन को डायग्राम के हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहता है उपभोक्ता के संतुलन का पता लगाने के लिए तटस्थता वक्र व बजट रेखा के साथ ग्राफ बनाया जाता है। जो तटस्थता वक्र मूल बिंदु के जितने समीप पाया जाता है वह संतुष्टि के कम स्तर को सूचित करता है, जबकि मूल बिंदु की दूरी से तटस्थता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है। बजट रेखा के दिए होने पर उपभोक्ता उच्चतम तटस्थता वक्र प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी कि जब दो वस्तुओं के बीच में तटस्थता वक्र का निर्माण होता है, ऐसी स्थिति में तटस्थता वक्र जो है वो हमेशा बजट के जो नीचे लाइन होगी उस पे व्यक्ति कभी भी रहना पसंद नहीं करेगा, इसीलिए वो तटस्थता वक्र में ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगा और उसे प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, अब जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के हिसाब से हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वाई लाइन पे
y वस्तु को है और x लाइन पर x वस्तु पर है। इसमें 3 कर्व दिए हुए हैं, IC1, IC2, IC3, और आपकी एक बजट रेखा है AB। जो IC1 है वो व्यक्ति की संतुष्टि स्तर के निचले स्तर को रिप्रेजेंट करता है। व्यक्ति इस पर रहना पसंद नहीं करेगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो चाहेगा कि उससे IC3 पे जाए, लेकिन चूंकि IC3 जो है उसके बजट रेखा से बहुत ऊपर होने के कारण वो IC2 पर आकर के P बिंदु पर संतुलन को प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, कहता है रेखा चित्र 2.10 में AB बजट रेखा है, तटस्थ वक्र IC1, IC2, IC3 तीनों तटस्थ वक्र बजट रेखा दिए होने पर उपभोक्ता अधिकतम IC3 वक्र को प्राप्त कर सकता है। P बिंदु पर बजट रेखा तटस्थ वक्र IC2 को स्पर्श करती है तो उपभोक्ता के संतुलन को बताता है, और उस बिंदु पर उपभोक्ता X OL मात्रा और Y की OM मात्रा, यानी कि यहाँ पर आकर के इस P बिंदु पर जहाँ पर जो है X की OL मात्रा को खरीदेगा और Y की जो है OM मात्रा को खरीद करके अपने बजट को रिप्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके अंदर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, या उसके ऊपर जो है कोई मैसेजेस के द्वारा, या जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँगा तब आप उसमें अपने इन क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर मैं जल्दी आपको PDF के द्वारा भेज दूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस